हेलो स्टूडेंट, आज हम BA द्वितीय वर्ष में समाजशास्त्र प्रश्न पत्र कथन के अंतर्गत उपकल्पना का अर्थ एवं प्रकार के बारे में बात करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य, राजकीय महाविद्यालय केकनी। उपकल्पना, प्राकल्पना या परिकल्पना किसी भी सामाजिक अनुसंधान के लिए अति महत्वपूर्ण है। अनेक विद्वानों ने माना है कि इसके बिना अनुसंधानकर्ता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। गुल्टे एवं हार्ट ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, प्राकल्पना या कल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है। उपकल्पना के अर्थ को जानने के लिए पारिभाषिक रूप में एडवर्ड ने कहा है कि उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के संभाव्य संबंध के विषय में कथन होता है। यह एक प्रश्न का ऐसा प्रयोग उत्तर होता है जिससे चरों के संबंध का पता लगता है। कहने का तात्पर्य कि उपकल्पना किन्हीं दो चरों के बीच उन सभी संभावित संबंधों में से किसी विशेष संबंध के बारे में तैयार की जाती है। समाज वैज्ञानिक लुंडमर्गदे ने कहा है, एक उपकल्पना एक सामयिक या कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसके वैधता की जांच शेष रहती है। अर्थात उपकल्पना कोई सामान्यीकरण नहीं है बल्कि एक पूर्वानुमान है। केवल हम अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए एक कामचलाऊ अनुमान लगाकर उसकी वैधता जांचते हैं। गुटे तथा स्केट्स ने भी कहा है कि उपकल्पना एक अनुमान है जिसे अंतिम अथवा स्थायी रूप से किसी अवलोकित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो एवं अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता हो। अर्थात उपकल्पना किसी भी शोध कार्य को दिशा प्रदान करने में समर्थ होती है। इसीलिए विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा गया है या निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि उपकल्पना एक ऐसा पूर्वानुमान, विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक उपकल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करेगी। उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। यह ध्रुव तारे या कुतुबनुमा की भांति अध्ययनकर्ता को मार्गदर्शन कराती है, उसे सही दिशा बताती है। इसीलिए कहा गया है कि उपकल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में शोधकर्ता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि एक अच्छी उत्तम उपकल्पना का निर्माण किसी भी शोध कार्य के लिए न कर ले। उपकल्पना के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने
प्रकारों के संबंध में भी कुछ भिन्न भिन्न ढंग से कल्पना के प्रकार बताए। यहाँ हम कुछ प्रमुख उपकल्पना के प्रकारों के बारे में बात करें। गुडे एवं हार्ट के अनुसार उपकल्पना के 3 प्रकार होते हैं। एक अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, ये उपकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभव, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, विश्वासों आदि पर आधारित होती है। जैसे कि कहा जाता है गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार तथा पक्षियों में कौवा चतुर्वर्णी होता है। इसी प्रकार मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिक चतुर। कहने का तात्पर्य ऐसी प्रकल्पनाओं के सामान्य तथ्यों की जांच करना ही हमारा अध्ययन बिंदु मुख्य रूप से होता है। एक दूसरा प्रकार जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित। इस प्रकार की उपकल्पनाएं प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को आधार मानकर अन्य तथ्यों को तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी उपकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूह तथा पारिस्थितिकी दशाओं के संबंध में होती हैं। जैसे कि समाज वैज्ञानिक वर्गेस ने अपने अध्ययन में केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण में उपकल्पना तैयार की। इसी प्रकार दुर्खीम ने भी अपनी आत्महत्या के सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय उपकल्पना निर्मित की थी कि गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक होती है तथा स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। उन्होंने कुछ उपकल्पनाएं मौसम के साथ भी अध्ययन की। गुडेनहार्ट स्केच के अनुसार गुडेनहार्ट के अनुसार विश्लेषणात्मक चरणों से संबंधित तीसरी प्रकार है उपकल्पना विश्लेषणात्मक चरणों से संबंधित होती है। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। जैसे कि बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी कहते हैं कि मानसिक विकृति और दुर्बलता बाल अपराध का कारण होती है, तो वहीं पर समाज वैज्ञानिक बुरे वंशानुक्रम को बाल अपराध का प्रमुख कारक कहते हैं। यदि बच्चे का पिता अपराधी होगा तो बच्चा भी अपराधी होगा। इसी कारण इस प्रकार की उपकल्पना को कारणात्मक उपकल्पना के नाम से जाना। अब हम बात करते हैं उपकल्पना की विशेषताओं के। अनुसंधान की सफलता का आधार क्या है? यह होता है कि उसकी कल्पना को कितनी सावधानी पूर्वक निर्मित किया गया। एक अच्छी कल्पना में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। समस्या का पर्याप्त उत्तर, अच्छी प्रकल्पना देने में समर्थ हो। एक अच्छी कल्पना से संबंधित समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने में सुविधा और सरलता। तो कल्पना इस प्रकार होनी चाहिए जो समस्या के समाधान में पर्याप्त योग्य। यदि कोई भी उपकल्पना अध्ययन समस्या के संबंध में पर्याप्त उत्तर नहीं दे सकती तो वह एक अच्छी उपकल्पना नहीं हो सकती। दूसरी बात, सिद्धांत समूह से संबंधित उपकल्पना होनी चाहिए। अर्थात किसी भी उपकल्पना को निर्मित करते वक्त ध्यान
उस उपकल्पना से संबंधित क्या पूर्व में कोई सिद्धांत स्थापित है जिसकी पुष्टि या उसकी अपुष्टि या उसमें कोई संशोधन करके कल्पना किसी नए ज्ञान का निर्माण कर सके, क्योंकि तभी एक ज्ञान का संचय संभव है। तो कल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विज्ञान के विकास के लिए कल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में भी किया जाता है। उपकल्पना मूल समस्या से संबद्ध होनी चाहिए। यदि कोई भी उपकल्पना, कई बार होता है कि अध्ययनकर्ता उपकल्पनाओं का निर्माण से मूल समस्या से गौड़ महत्व वाले पक्षों को उपकल्पना के साथ संयुक्त करता है। ऐसा करना अध्ययन की दृष्टि से अनुचित है। नए विषय के मुख्य मुख्य पक्षों से उपकल्पनाओं का संबंध होना चाहिए, जिससे कि अध्ययन में विशिष्टता आ सके। उपकल्पना की एक अन्य विशिष्टता उपकल्पनाओं को अपने में विशिष्टता लिए हुए होनी चाहिए। उसे अत्यंत विस्तृत होना चाहिए। विशिष्टता के आधार पर समस्या का स्पष्ट और गहन अध्ययन किया जा सकता है। यदि उपकल्पना विशिष्ट नहीं होगी, तब भी अध्ययन करने में समस्या पैदा होगी। किसी भी उपकल्पना के द्वारा अध्ययन करना तभी संभव होता है जबकि उससे संबंधित उसके संबंध में तथ्यों को इकट्ठा करने हेतु यंत्र उपलब्ध, प्रविधियाँ उपलब्ध। यदि ऐसा नहीं होगा, तब भी हमारी प्राकल्पना या कल्पना अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं होगी, उपयुक्त नहीं है, जिससे हम उत्तम तथ्य इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में हमारी कल्पना आधी अधूरी सूचनाएं एकत्रित कर पाएंगे। संक्षिप्तता, क्योंकि उपकल्पना समस्या का सारांश होती है, अतः उसे संक्षिप्त होना चाहिए। उसकी भाषा वैज्ञानिक होनी चाहिए, अन्यथा उसके शब्दों के अर्थों में परिवर्तन की संभावना रहती है। परिणाम के अलग अलग व्यक्ति एक ही उपकल्पना को अलग अलग अर्थों में समझता है, इसलिए वहाँ उपकल्पना का अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो सकता है। धन्यवाद।